Hey dreamers, this is the Optimist, where learning gets lighter, smarter, and way more fun. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ऑप्टिमिस्ट पे। और क्लास नाइन्थ हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है और ये है पार्ट 4। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से। ये आपकी हेडिंग नंबर 2.1 है। सो दिस इज हेडिंग नंबर 2.1 एंड द फर्स्ट सब हेडिंग इज कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल देखा था कि कैसे टेनिस कोर्ट ओथ के बाद फ्रांस के जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो डिसाइड करते हैं दैट दे विल फॉर्म अ नेशनल असेंबली और वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंडर किंग की पावर भी आएंगी, यानी किंग भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड होगा, उसको फॉलो करेगा। उसकी पावर पहले की तरह अनलिमिटेड एब्सोल्यूट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसी कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट होने की बात कर रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है 1791 में। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट इन 1791, यानी 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे मेन एम होता है, सबसे जो प्राइमरी गोल होता है, सबसे मेन चीज जो अचीव करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है कि इसका एम ये होता है कि लिमिट करे मोनार्क की पावर को, यानी जो किंग है उसकी पावर को लिमिट करे, खत्म ना करे। देखो अभी आप देखोगे कि ये लोग किंग को हटाते नहीं है, बस इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये चीज क्लियर कर देते हैं कि अब किंग की पावर एब्सोल्यूट नहीं रहेगी, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की नजर रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और हमने कल देखा था कि आउट ऑफ प्रेशर, दबाव में आकर किंग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्री भी कर दिया था, हामी भर दी थी कि ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलूंगा। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही, साथ ही साथ किंग भी रहेगा। ठीक है, तो किंग का रूल रहेगा लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। किंग भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड रहेगा, उसके अंडर काम करेगा। नेक्स्ट सब हेडिंग इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का ध्यान रखा गया और ये चीज इंश्योर की गई कि अकेले अब किंग के पास पूरी पावर नहीं रहेगी। देखो लिखा है द पावर वॉज नो लॉन्गर इन द हैंड्स ऑफ द किंग अलोन, यानी जो एब्सोल्यूट पावर थी किंग की, यानी किंग जो मन चाहे करे, किसी को अकाउंट किसी भी एक्शन के लिए अकाउंटेबल नहीं था, जवाबदेह नहीं था। नोबडी कैन आस्क, नोबडी कुड हैव आस्क क्वेश्चन टू द किंग। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब किंग की पावर एब्सोल्यूट नहीं रह गई थी, पावर को डिवाइड कर दिया गया था तीन इंस्टीट्यूशंस में, यानी तीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगेन जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉज बनाना, तो लेजिस्लेचर लॉज बनाता था। एग्जीक्यूटिव का काम था उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, उसको फॉलो करवाना लोगों से। और जुडिशरी का काम ये था कि इन लॉज को इंटरप्रेट करना। अब सोसाइटी में एक लॉ को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लोग के, हर इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो हु विल डिसाइड कि कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सा नजरिया सही है? इट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी ये चीज इंश्योर करती है, ये चीज फाइनलाइज करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है उसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो उस टाइम पर भी जो जुडिशरी थी वहां की, जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का ऑर्गन रखा गया, उसका काम था लॉस को इंटरप्रेट करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड सब हेडिंग है नेशनल असेंबली एंड लॉ मेकिंग। अब हमने कल आपको बताया था कि जो थर्ड स्टेट ने कहा कि वो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली मतलब लेजिस्लेचर, उन्होंने लेजिस्लेचर की पावर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने कहा कि अब हम फ्रांस के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग पावर थी, पावर टू मेक लॉज, ये किसके पास थी? नेशनल असेंबली के पास थी। ठीक, अब ये नेशनल असेंबली जो पहली वाली थी वो तो थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी। अब जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नेशनल असेंबली इलेक्ट होने वाली थी, वो कैसे इलेक्ट होती?
तो उसके लिए एक तरीका ये था कि सबसे पहले जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन मतलब जो फ्रांस के लोग हैं, सारे लोग नहीं, कुछ सेलेक्टेड लोग, अभी हम आगे इसकी बात करते हैं कि कौन से वो लोग थे जिनको वोटिंग का राइट था। सबको वोटिंग का राइट नहीं मिला था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पर जिन लोगों को मिला था वो लोग सबसे पहले इलेक्टर्स को चुनते थे, और फिर ये इलेक्टर्स क्या करते थे, असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे। यानी ये इलेक्शन था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट का मतलब मेरा ये है कि जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्टली असेंबली के मेंबर्स को नहीं चूज करते थे, वो पहले इलेक्टर्स को चूज करते थे, और फिर ये इलेक्टर्स चूज करते थे असेंबली मेंबर्स को। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, असेंबली मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब डायरेक्टली सिटीजन जब वोट करते थे तो वो असेंबली मेंबर्स नहीं चुनते थे, वो इलेक्टर्स को चुनते थे। जरा इसको इस डायग्राम की मदद से समझिए। देखिए ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है आपकी बुक में दिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम को समझने के लिए। फिर से ध्यान से सुनिए, ये जो डायग्राम है, ये जो आपको सिस्टम दिया गया है इलेक्शन का, ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, एक जिनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था, एक जिनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो 25 ईयर्स प्लस जिनकी एज थी, ठीक है, और जो टैक्स पे करते थे। कितना टैक्स पे करते थे वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, फिलहाल बस आप इतना समझिए कि जो लोग, जो मेल, ये भी बताना भूल गया मैं, जो मेल यानी जो पुरुष 25 ईयर्स से ज़्यादा के एज के हैं और साथ ही साथ वो टैक्स पे करते हैं, कितना टैक्स अभी आगे हम देखेंगे, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। केवल यही लोग वोट कर सकते थे, ठीक है। पैसिव सिटीजन कौन थे? तो जो पुअर मैन है, जो टैक्स नहीं पे करते हैं, जिनकी एज 25 से कम है, और जो विमेन है और जो चिल्ड्रन है, ये लोग पैसिव सिटीजन थे, इनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, ठीक है। तो अब ये जो एक्टिव सिटीजन है, ये डायरेक्टली वोट करते थे किसके लिए? इलेक्टर्स के लिए। ये इलेक्टर्स थे, और ये कितने थे? अराउंड 50,000। अब ये इलेक्टर्स कौन थे? ये सबसे जो ज़्यादा रिच लोग थे सोसाइटी के, ये इलेक्टर्स बनते थे, ठीक। तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, ये अपनी पॉपुलेशन में जो सबसे रिच, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, ऐसे 50,000 लोगों को इलेक्ट करते थे। और फिर इन 50,000 लोगों में से वोटिंग होती थी किसके लिए? नेशनल असेंबली के लिए, जिसमें से 745 मेंबर्स चुने जाते थे। कितने? 745। और यही नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर का काम करती थी। लेजिस्लेचर का मतलब ये लोग लॉ बनाते थे, ठीक। इनका काम लॉ बनाना था, ये लेजिस्लेचर का काम करते थे। देन अब ये जो नेशनल असेंबली थी, ये किंग को कंट्रोल करती थी। अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था, साथ ही साथ किंग भी था, मोनार्की भी थी, ठीक है। तो किंग था, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, किंग किसके अंडर में काम करता था? किसके कंट्रोल में? नेशनल असेंबली के कंट्रोल में था। नेशनल असेंबली के कंट्रोल में था किंग। और ये जो किंग था और जो उसके मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, ये एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक। अब आपके मन में सवाल होगा कि नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल कर रही है, क्या किंग के पास कोई पावर नहीं थी? तो किंग के पास एक वीटो पावर थी। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर नेशनल असेंबली ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, कोई लॉ पास किया, तो किंग चाहे तो उसे कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या कर सकता है? रोक सकता है, उसको रोक सकता है। लेकिन अगर नेशनल असेंबली ने 2 बार से ज़्यादा क्या किया, उसको विद मेजॉरिटी पास कर दिया, तो वो फिर जो लॉ था वो बन जाता था। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को
अपनी नॉलेज के लिए तो समझ लीजिए, बट इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो आपकी एनसीईआरटी नहीं, मतलब अलग से जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये जो किंग था इसके पास एक वीटो पावर थी, एक ऐसी पावर थी जिससे क्या कर सकता था, नेशनल असेंबली अगर किसी लॉ को पास कर रही है तो उसको रोक सकता था कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो एक तरह से एक झुंझुना दे दिया गया था किंग को ऐसा ना लगे कि उसके पास कोई पावर नहीं। और इसके साथ साथ नेशनल असेंबली का कंट्रोल किस पर था, मिनिस्टर्स पर भी था। यानी मिनिस्टर जो थे ये अकाउंटेबल थे। अकाउंटेबल मतलब इनको जवाब देना पड़ता था, किसको, अगेन नेशनल असेंबली को। थोड़ा हॉटस्पॉट ज़्यादा हो गया है, आराम से एक बार दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ यही जो एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे, ये लोग डायरेक्ट वोट किसको करते थे, जजेस के लिए, यानी जुडिशरी। तो फिर से मैं एक बार कवर कर देता हूँ सारा, एक बार मैं जल्दी से इसको इरेज करता हूँ और आपको फिर से जल्दी से समराइज कर देता हूँ। तो आपको अपनी बुक में ये डायग्राम ज़रूर से ज़रूर देखना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है अगर आपको ये समझना है कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है। एक्टिव सिटीजन कौन थे आपको पता चल गया। पैसिव सिटीजन कौन थे, एक्टिव सिटीजन वो मेल्स जिनकी एज 25 प्लस है और जो टैक्स पे करते हैं। ये लोग वोट करते थे इलेक्टर्स के लिए, इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को, साथ ही साथ किसको कंट्रोल करती थी, उसके मिनिस्टर्स को। किंग के पास सिर्फ एक वीटो की पावर थी जो कि इफेक्टिव नहीं थी, वो सिर्फ नाम की पावर थी। लेजिस्लेचर चाहे तो उसको ओवर रूल कर सकती थी, यानी उस वीटो को ओवर पावर कर सकती थी, उसके खिलाफ जाके अपना लॉ पास करा सकती थी। यही एक्टिव सिटीजन वोट देते थे जजेस के लिए, कौन जज बनेगा, यानी जुडिशरी भी कौन इलेक्ट करते थे, एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, इलेक्टर्स को भी यही इलेक्ट करते थे, लेकिन एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली नेशनल असेंबली को नहीं चुनते थे, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता था। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगेन वही चीज़ है एक्टिव पैसिव सिटीजन वाली, इसको एक बार देख लीजिए। केवल एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग का राइट था। ठीक है, मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 25 प्लस है वो, साथ ही साथ शर्त क्या थी कि वो टैक्स पे करते हो। कितना टैक्स, एट लीस्ट, कम से कम कितना, 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, जितना उस समय एक लेबर को वेज मिलता होगा, जो भी फिक्स किया होगा उनके कंट्री में, एक लेबर के 3 दिन के जो मेहनत आने के बराबर। यानी मान लो एक लेबर को एक दिन में 100 रुपए मिलता है, तो जो मेल्स लगभग 3 दिन के लेबर चार्ज के लेबर वेज के बराबर टैक्स पे करते हैं, यानी 3 दिन यानी 100 यानी 300 रुपए। यानी जो मेल्स जिनकी एज 25 प्लस है और जो कम से कम 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स देते, केवल वही लोग वोट कर पाते थे, और इन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। ठीक है, अदर्स मतलब कौन वोट नहीं कर सकते थे, तो जो पुअर मैन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनकी एज 25 से कम थी, और सारी महिलाएं, सारी विमेन जो भी फ्रांस में रहती थी, किसी के पास भी वोटिंग राइट नहीं था, वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और इन्हीं लोगों को पैसिव सिटीजन कहा जाता था, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत इजी था ये तो। अब हमने इलेक्टर्स की बात की थी, कितने इलेक्टर्स थे, लगभग 50,000। तो ये जो 50,000 इलेक्टर्स थे, ये वो लोग थे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उनको इलेक्टर्स कहा जाता था। और इनके पास पावर होती थी किसको इलेक्ट करने की, असेंबली मेंबर्स को। तो जो एक्टिव सिटीजन्स जिनको हम कह रहे हैं, जो मेल्स हैं 25 प्लस वाले, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, ये लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते थे, ये लोग इनडायरेक्ट वोट करते थे। यानी पहले ये वोट करते थे किसको, इलेक्टर्स को, और फिर इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग है आपकी,
डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक, अब ये जो आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, फ्रांस में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी स्टार्टिंग में ही ये पार्ट था जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पे ध्यान देना कि जो मैन लिखा हुआ है इसका मतलब मेल से नहीं है। जैसे हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं ना इंसानियत के लिए, मैन काइंड, तो क्या मैन काइंड का मतलब सिर्फ पुरुषों से है? नहीं, मैन काइंड का मतलब यहाँ मैन मतलब इंसान से, तो यहाँ पर भी ये मैन इंसान के लिए यूज हुआ है। तो फ्रांस का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी स्टार्टिंग इस पार्ट से होती है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक, इसकी एक फोटो, इसकी एक पिक्चर आपको दी गई है आपकी बुक में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कुछ बातें समझ लीजिए कि क्या था ये चीज। अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स लोगों को दिए थे, जो राइट्स पहले लोगों के पास नहीं थे। सबसे पहले राइट टू लाइफ, यानी सबको अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है फ्रांस में। ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तब ये राइट्स मिली लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, अपने विचारों को व्यक्त करने की। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी लोग अलग अलग व्यूज रख सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सारे व्यक्ति एक बराबर हैं फ्रांस में। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो पैराग्राफ था या पार्ट था, उसके हिसाब से लोगों को ये राइट मिला कि वो सारे लोग कानून के सामने, लॉ के सामने बराबर ट्रीट किए जाएंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इन राइट्स को नेचुरल और इन एलियनेबल राइट्स कहा गया। यानी सबसे पहले नेचुरल की बात करें। नेचुरल मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे राइट्स हैं जो हर आदमी को बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम के हिसाब से बहुत सिंपल लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज में इतनी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब मोनार्की थी। उस टाइम पे ये सारे आइडियाज बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही न्यू और एकदम मतलब क्रांतिकारी थे, जिसे रेवोल्यूशनरी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो ये कहा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो राइट्स हैं नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स मतलब कोई स्पेशल जतन नहीं करना आपको इन राइट्स को पाने के लिए। आप जिस दिन पैदा होते हैं आपको ये राइट्स मिल जाते हैं। कौन से राइट्स? ये जो सारे राइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल का मतलब है कि कोई ये आपसे छीन नहीं सकता है। दे कैन नॉट बी टेकन अवे। तो ये बहुत बड़ी बात थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें कहा गया कि राइट्स नेचुरल तो हैं ही साथ कोई इन राइट्स को आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक, अब ये फोटो देखिए, ये जो डायग्राम कुछ भी कह लो इसे, ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की एक फोटो दी गई है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से। एक और पॉइंट क्या है बोला गया, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या ड्यूटी है? तो स्टेट की ड्यूटी ये है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। स्टेट की ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट फॉर्म करने का तरीका बताया था, वो जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो क्या करेगी? वो लोगों के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करेगी, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिया गया आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी में। ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की फोटो है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, ये फ्रेंच भाषा में ये सारे राइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये फ्रांस के, ये जो महिला बनी है ब्लू और रेड में, ये फ्रांस को सिंबलाइज कर रही है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ये जो लेडी हैं, ये फ्रांस को शो कर रही है, फ्रांस का सिंबल है। जैसे अपने भारत में आप देखो, हम अपने कंट्री को कैसे डिनोट करते हैं, एक महिला बनाते हैं जिसको हम कहते हैं भारत माता। सिमिलरली फ्रांस में ये जो महिला है, ये फ्रांस को डिनोट करती हैं। देखो इनके हाथ में एक टूटी हुई चेन है। अभी हम आगे जब सिंबल्स पढ़ाएंगे आपको, तो आपको बताएंगे सिंबल का मतलब क्या है, टूटी हुई चेन का मतलब क्या है। ये जो एक हल्की सी आपको आईज दिख रही होगी एक ट्रायंगल के अंदर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देन ये जो बना हुआ है रॉड्स एंड फैसेस, इसका मतलब क्या है। ये सारी चीजें अभी आपको बताएंगे। ये जो एंजल जैसी चीज बनी हुई है, ये
लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, कानून को, ठीक है। अभी सारे आपको आगे बताते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का एक पिक्टोरियल आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन साइड में दिया गया है, सोर्स सी करके देखिएगा, सोर्स सी लिखा हुआ है, उसमें दिया गया है प्रिंटेड फॉर्म में इंग्लिश में। पहला जैसे कुछ मैंने 4 इसमें लिखे हैं, बाकी तो आप बुक में देख लीजिएगा, ये आएगा नहीं टेस्ट में, सिर्फ समझने के लिए। जैसे पहला है कि मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, मतलब सारे इंसान फ्री पैदा होते हैं और सबके पास बराबर राइट्स होते हैं। देन हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेगी, उसका प्राइमरी एम क्या होगा, लोगों के नेचुरल राइट्स को या इनएलिएनेबल राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और कौन कौन से राइट्स हैं भाई, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक। फिर ये कहा जा रहा है कि जो सारी सोवरेनिटी है किसी भी कंट्री की, वो कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट एरिया, फ्रॉम ऑफ दैट लैंड, ठीक है। और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो लोगों से नहीं आ रही है, वो लीगल नहीं है, वो जायज़ नहीं है। ये कहा गया इसमें कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी जो पावर्स हैं, ये सब लोगों के उससे आ रही हैं, भरोसे से, ट्रस्ट से, ठीक है। देन ये कहा गया कि लिबर्टी मतलब आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी हार्म पहुंचाओगे। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, यानी वो सारी चीज़ें जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, केवल उन्हीं चीज़ों को लिबर्टी के अंडर ट्रीट किया जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को मार पीट दो और बोल दो भाई ये तुम्हारी लिबर्टी, हम कुछ भी कर सकते नहीं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बातें कर रहा था, और खासकर किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब आज की लास्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद आपका एक सिंबल्स वाला पार्ट बचता है, मैं वो भी कवर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, डोंट वरी। जो सिंबल्स हैं वो हम लोग कल देखेंगे, एक अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आपकी बुक में ऐसे 2 पेजेस दिए गए हैं जिसमें आपको तमाम सिंबल्स दिए गए, उनका मीनिंग दिया गया, तो हम उसको कल कवर करेंगे। अभी लास्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, आपकी बुक में जो सोर्स बी दिया गया है, आप अपनी बुक को जब देखेंगे तो आपके बुक में ऐसे इस साइड पे ये दिया गया है, ये पार्ट है सोर्स बी। इसमें मैं फटाफट आपको कवर कर देता हूँ। ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, इनका नाम है जीन पॉल मैरेट, ठीक है। और ये जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार थे। इनका एक अखबार था, अब मेरे को उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं पता, बट एमी ड्यू पीपल इसका नाम था इस अखबार का। इसका मतलब था द फ्रेंड ऑफ द पीपल, ठीक। इस अखबार में ये जो जीन पॉल मैरेट जी थे, इन्होंने ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसके ऊपर अटैक किया, ठीक। इनका मानना ये था कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल रिच लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये भी देखो कि आपके जो इलेक्टर्स थे 50,000, वो कौन से लोग थे, सोसाइटी के सबसे रिच लोग, जिनके पास हाईएस्ट जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे। तो जीन पॉल मैरेट का ये कहना था कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, जिसको नेशनल असेंबली ने बनाया है, ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिच लोगों को, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि जो लोग पुअर हैं, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ना इनकी हालत सुधरेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन से। और इन्होंने इस बारे में भी बात की कि ये जो आज़ादी है इन लोगों को, ये पीसफुल तरीकों से नहीं मिलेगी। यानी जीन पॉल मैरेट वॉयलेंस को भी सपोर्ट करते थे। यानी इनका कहना था कि ये जो पुअर हैं और जो ऑप्रेस्ड हैं, इनको अगर अपनी आज़ादी और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है, अपने बेटरमेंट के लिए लड़ना है, तो इनको वॉयलेंस का यूज़ भी करना पड़ेगा। अब इन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी बात का मतलब यही था कि शांति से, केवल बहुत शांति से ये जो लोग हैं, इनको अपना राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका इनका ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, ये रिच लोगों की तरफ झुका हुआ है। यानी ये किसके लिए काम करता है, केवल ये रिच लोगों के लिए काम करता है। इसके साथ साथ जीन पॉल मैरेट ने ये भी बोला
कि ये जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं ये केवल तभी तक पावरफुल है जब तक लोग इनको मान रहे हैं। अगर लोग इनको मानना ही छोड़ दें तो इन लॉज में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि जीन पॉल मैरेट और भी सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि ये जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है नया वाला, ये केवल किसके लिए काम कर रहा है, इट इज़ ओनली वर्किंग फॉर रिच, और इससे पुअर्स को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, इसको यहाँ पे द एंड करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आप अगर पार्ट 1 को देखेंगे जिसकी लेंथ कम से कम 43 मिनट के अराउंड थी, और ये वीडियो जो बन रहा है ये अराउंड 25 मिनट्स के अराउंड बनेगा। तो मैंने ये लगभग लगभग हाफ इसलिए कर दिया है क्योंकि आज के टाइम में 40 मिनट एक साथ कोई बच्चा बैठ नहीं पाता है। वो एक बार बैठेगा तो 5 मिनट वीडियो देखेगा, फिर उठ के कहीं जाएगा, या बहुत मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट देख लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में बैठें और एक बार में ही एक वीडियो को पूरा फिनिश करें, भले उसके लिए 10 पार्ट बनाने पड़ जाएं, बट आई विल मेक इट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप एक बार बैठें तो आप एक पार्ट को पूरा कंप्लीटली फिनिश करें। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करिए, बुक से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन देखिए। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ फील फ्री टू रीच इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.